नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन। मंडे से ना 28 ओके 28 से आपके प्री बोर्ड्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं। आई होप आप जम के मेहनत कर रहे होंगे। और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैम मैथ के पेपर्स जल्दी से अपलोड कीजिए। बच्चों, अभी मैं वही कर रही हूँ, सेक्शन सी पेपर 4 का अपलोड करने जा रही हूँ आज मैं। तो आई होप कि आपको उसका हेल्प हो, और मैं कोशिश करूँगी कि 27 तक मैक्सिमम पेपर्स मैं अपलोड कर लूँ मैथमेटिक्स के। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन सी। तो सेक्शन सी क्या कह रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। द हाइट इन सेंटीमीटर 12 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स का हाइट आपको दिया हुआ है, मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पर। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा। आपको मीन और मीडियन निकालना है। अब देखिए, ये बेहद आसान है, ये 9th का पूरा कॉन्सेप्ट के बेसिस पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे n जो है वो 12 है, 12 स्टूडेंट्स, मतलब n टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12। तो पहले हम बात करते हैं मीन की। अब मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, 9th का। अब सिग्मा एक्स आई इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि जितने भी ऑब्जर्वेशन सबको प्लस कर लो और डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं। लाइक 159 प्लस 148 प्लस 138 प्लस 150 प्लस 165 प्लस 166 145 152 155 प्लस 160 प्लस 147 प्लस 151, इन सबको टोटल करना है और उसके बाद इन सबको डिवाइड बाय 12 करना है। तो हमें यहाँ पे मीन मिलेगा। तो चलो टोटल कर लेते हैं पहले हम लोग बच्चों। बच्चों, इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 1836, और इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, कितना बच जाएगा 6। ओके, देन 5 ज़ा 60, कितना हो गया 3, देन 36 3 ज़ा। तो आपको मीन कितना मिल गया 153। डन बच्चों। ओके, अब करते हैं हम लोग मीडियन ना। देखो बच्चों, मीडियन के लिए सबसे पहला टास्क ये होता है कि आपको इन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। इसका मतलब कि छोटे से बड़े में जाओगे, यहाँ से ग्रेटर से स्मॉलर में जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ जाती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे अरेंज कर लूँगी इन टर्म्स को। नाउ फॉर मीडियन m अरेंजमेंट कर ले। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले सकते हैं 138, छोटा तो वही दिख रहा है। क्या क्या हो जाएगा, मैं तो इसको ऊपर कर लेती हूँ। आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखा हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जा रहा है 138, देन क्या हो जाएगा 145 147 देन 148। ओके, उसके बाद 150 151, देन 151 दो बार है हमारे पास, 151 एंड नहीं 150 है ये, सॉरी। ठीक है, 150 देन 151, ओके, देन 152 155 देन 159 160 165 और 166। ठीक है, एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक 12 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे n जो है वो 12, मतलब सारे के सारे नंबर्स हमने लिख दिए। क्या कन्फर्मेशन करना ईजी रहता है ना, वरना कोई नंबर चूक वूक नहीं गया हो। अब n 12 है, 12 मतलब इवन नंबर। ठीक है, तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, m इक्वल्स टू n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th होल अपॉन 2। ठीक है, अब n मतलब कि 12, तो यहाँ पे 12 अप्लाई करेंगे। अब मैं ये वाले पेज पे कर लेती हूँ। मीडियन इक्वल्स टू n की जगह 12/2 th प्लस n मतलब 12/2 प्लस 1 th। याद करना, होल में मत लगाना, डिवाइड बाय 2। ये बच्चे ना ये 2 लिखना भूल ही जाते हैं, ये 2 लिखना भूलना मत बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा 12 1 ज़ा 12 6 ज़ा, तो 6th टर्म 12 1 ज़ा 12 6 ज़ा, 6 + 1 कितना होगा बच्चों 7, 7th टर्म
डिवाइड बाय 2। ओके, अब देखो यहाँ पे 6 + 7 13 डिवाइड बाय 2 मत करना बच्चों, ये 6th टर्म और 7th टर्म आपको देखना है, ठीक है। तो अब पहले आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हमने अरेंजमेंट कर लिया। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6th टर्म जो है वो 151 है और 7th टर्म जो है वो 152 है, तो इसको लेना है हमें और यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। सो 151 + 152 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा इसके अंदर, 303 डिवाइड बाय 2, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2.5, ठीक है, कितना आया 151.5, इतना हम लोगों को मीडियन मिल गया सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बच्चों 36 क्वेश्चन कर लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन 1 डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। अब आपको निकालना क्या है, मीन निकालना है, इतना तो क्लियर हो गया। तो आपको नंबर ऑफ विकेट्स मतलब कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ बॉलर्स इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, और आपको मीन निकालना है विद द सूटेबल मेथड। मतलब ये आपको जो मेथड समझ में आता है उससे कर लेना, अगर कोई मेथड स्पेसिफाई किया होता तो हमें उसी से ही करना होगा, तो अभी हम कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखिए, मैंने यहाँ पे इसको बना के रखा हुआ है। सो 36 नंबर क्वेश्चन, क्लास इंटरवल है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है, अब मीन निकालना है तो उसमें सबसे पहले तो हमें XI निकालना होता है। XI मतलब क्लास मार्क, तो क्या करना होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये वाली फॉर्मूला है, बताइए। ओके, तो लाइक 60 + 20 80, 80 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 40, 100 + 60 160, 160 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 80, 100 + 2 150 दैट इज़ 250। ओके, तो 250 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना आएगा 125, 150 एंड 250, 2 + 1 3, 300 + 1 400 दैट इज़ डिवाइड बाय 2 तो 200। ओके, 200 + 300 500 + 100 600 डिवाइड बाय 2 300, और ये हो जाएगा 400। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों देखो, आप अगर ध्यान से देखो ना, तो कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये नंबर्स बहुत लंबे हैं ना, 100 है 250 है, तो अब इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन है। तो क्या डायरेक्ट मेथड जो है सूटेबल तो है, ठीक है, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा। ओके, और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे गैप कितना है 40 का, ठीक है, यहाँ पे भी 40 का गैप है, यहाँ पे 50 का गैप है, यहाँ पे 100 का गैप है, सॉरी हाँ 100 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ना कि गैप जो है वो चेंज होता जा रहा है, मतलब कि h जो है वो कॉमन नहीं है ना। h मतलब क्या होता है, द क्लास साइज। ओके, तो क्लास साइज जो है वो बदलती जा रही है, तो क्लास साइज बदल रही है, तो इसके अंदर आप अज्यूम मीन मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हो और स्टेप डेविएशन नहीं यूज़ कर सकते हो। क्यों, देखो उसका मैं आपको रीज़न बताऊँ। देखो बेटा यहाँ पे देखो, अब डायरेक्ट मेथड जो है वो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको कर सकते हो, बट थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। इफ़ यू आर गुड इन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देन गो फॉर दिस मेथड। ओके, फिर हमारे पास आता है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसके अंदर रहेगा A + सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है, वो ठीक है। और दूसरा आता है स्टेप डेविएशन मेथड, जो रहेगा हमारे पास A + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाय H। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है बेटा, दिक्कत ये है कि यहाँ पे H आ रहा है। अब H आपने देखा, ठीक है, आपने H अभी भी देखा कि किसी का भी सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे कौन सा H लोगे। ओके, तो इसके लिए अगर आपके पास क्लास इंटरवल के बीच में जो क्लास साइज होती है नहीं, अगर वो सेम नहीं आती है तो डोंट गो फॉर द स्टेप डेविएशन मेथड, गो फॉर द अज्यूम मीन मेथड। तो हम लोग इससे अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने रीज़न बता दिया कि मैं ये वाला मेथड क्यों ऑप्ट कर रही हूँ। चलिए तो आइए, अब पहले हमें यहाँ पर A की ज़रूरत है, तो मैं A ले लेती हूँ 200 को। ओके, अब D निकालना है पहले, तो DI का फॉर्मूला क्या होता है XI - A, ठीक है, XI - A। अब XI मतलब 40,
40 माइनस 200 कितना हो जाएगा, -160। 80 माइनस 200 दैट इज़ -120। 125 माइनस 200 दैट इज़ -75। 200 माइनस 200 0। ओके 300 माइनस 200 100। 400 माइनस 200 200। ठीक है बच्चों, आ गया ये। ओके नाउ अब आपको करना है FIDI का मल्टीप्लिकेशन, FIDI का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब FIDI चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 160 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 0। 7 6 ज़ा 42, 2 4 कैरी हो गया, 7 1 ज़ा 7 11। ओके देन 5 इंटू 120, तो 5 इंटू 12 होता है 60, तो 600 माइनस में। ओके 16 इंटू 75 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये आ रहा है -1200। ओके 12 इंटू 0 0, फिर क्या आएगा, 2 इंटू 100 इज़ 200 एंड 3 इंटू 200 इज़ 600। इतना क्लियर। चलिए अभी हमें निकालना होगा सिग्मा FIDI। ओके तो यहाँ पर जो पहले माइनस वाले हैं उनको प्लस कर लेते हैं। सो 1200 में 600 प्लस करेंगे तो मिल जाएगा 1800, और फिर उसके अंदर हम प्लस करेंगे 1120, तो हमें मिलेगा 2920। सो इट्स -2920 प्लस 200 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, सो नाउ सिग्मा FIDI -200 में से 800 गया, लाइक -2920 में से 800 चला गया, तो ये बचेगा 2120। ठीक है, -2120। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। a क्या है हमारा 200। ओके सिग्मा FIDI -2120 अपॉन सिग्मा FI। ओके इसको प्लस करना होगा हमें, आइए प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 + 5 12। ओके 12 + 12 24, 24 + 16, 24 + 16 आएगा हमारे पास 40 एंड 40 + 2 and 3 45। ठीक है, सो डिवाइड बाय 45। चलिए सो 200 प्लस माइनस -2120 डिवाइडेड बाय 45। ओके सो डिवाइड बाय 45 करेंगे। देखिए एक काम कर लेते पहले हम लोग, 200 माइनस इसको 2120 को 45 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 की टेबल लग जाएगी, 5 9 ज़ा। ओके क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 1 कैरी, देन 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20। ओके तो क्या आ गया, 424 डिवाइड बाय 9। आइए अब हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 200 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 1800। 1800 माइनस 424 डिवाइडेड बाय 9, तो हमें मिलेगा 1376 डिवाइडेड बाय 9। ओके सो 1376 को हम 9 से डिवाइड करें, हमें मिलेगा 152.8। ठीक है, तो मीन कितना आ गया, 152.8। अप्रॉक्स लिखना हो आप लिख सकते हैं 153 विकेट्स। ठीक है, क्योंकि अब बट ऑब्वियसली विकेट्स की बात हो रही है, तो वैसे 0.8 वाले तो विकेट होते नहीं है ना। ठीक है, तो 150 से आप अप्रॉक्स यहाँ पे लिख सकते हैं। आया समझने बच्चों क्वेश्चन अच्छे से ना। ओके तो मेथड कैसे चूज़ करना है मैंने आपको उसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा दे दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके मतलब इसी मेथड से ही सॉल्व करना है। इक्वेशन दी हुई है 3x - y = 9 एंड 2x + 3y = 7। सो बच्चों ये रहा क्वेश्चन जिसमें ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, बट अब बस ये फर्स्ट इक्वेशन ले लें हम लोग। सो टेकिंग इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 लेके हम लोगों को क्या करना होता है बच्चा, एक वेरिएबल को हमें अकेला तनहा कर देना है। अब तनहा का मतलब है कि उसके साथ जो भी उसके भाई बंधु हैं सबको इक्वल टू के वहाँ पे शिफ्ट करना है। तो अब आप देखो जनरली कोशिश करना वो वेरिएबल लेने की जिसके आगे कोई कोएफिशिएंट ना हो,
ठीक है, वो बहुत आसान हो जाता है। अभी कोएफिशिएंट नहीं बट माइनस साइन है, तो क्या करूँ मैं, तो एक काम कर लेती हूँ, मैं इस y को यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ और इस 9 को अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ। सो 3x ये +9 का अंदर आ गया -9 इक्वल्स टू -y वहाँ चला गया तो +y बन गई मेरी इक्वेशन सीधी सादी। इसको मैं नंबर 3 ले लेती हूँ, ठीक है। अब इस 3rd इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। देखो आपने स्टार्टिंग फर्स्ट इक्वेशन से किया, आपकी 3 बनी, तो जब भी 3rd इक्वेशन बनेगी ना, जो आपने इक्वेशन लिया था उसके अलावा जो इक्वेशन बच जाती है उसमें, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया होता तो मैं इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करती। मैंने 1 लिया है, इसके लिए इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 2 के अंदर। बात पकड़ में आ गई? ओके, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 17, ठीक है बच्चों। सो 2x + 3 सब्स्टिट्यूट का मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास, ठीक है, आपके पास जो ये इक्वेशन है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो। तो यहाँ पे y नज़र आ रहा है और ये y है, तो ये y की क्या हमने वैल्यू निकाली, 3x - 9, तो हम इस y की जगह क्या लिख देंगे, 3x - 9 = 17। बात पकड़ में आ गई? सो 2x + 3 3 ज़ा 9x - 3 9 ज़ा 27 = 17। 2x + 9x कितना हो जाएगा, 11x - 27 = 17। ये 27 को वहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ, तो 11x = 17 + 27। सो देयरफॉर 11x = 14, 1 कैरी 44, ठीक है। सो देयरफॉर x = 44/11, तो x = कितना हो गया बच्चा, 4, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इस x की वैल्यू आप अप्लाई कर लेंगे इक्वेशन 3 के अंदर, तो आपको सीधी सीधी y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहीं कर लेती हूँ, ओके। सो क्या है, पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन 3। सो 3x - 9 = y, सो 3x की जगह 4 - 9 = y, 3 4 ज़ा 12 - 9 = y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3, सिंपल, ओके। सो इन शॉर्ट आपको x, y कितना आया, 4, 3 आंसर, ठीक है बच्चा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो 37 का ऑप्शनल क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट, और आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अब बच्चों मैंने आपको पहले भी एक ऐसा कुछ सम आया था पेपर में, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, पता मैंने बताया था ICU, ठीक है, ICU। अब यहाँ पे I का मतलब क्या है, I का मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और U का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है या यूनिक सॉल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और अगर पैरेलल आ गया तो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, है ना। बात समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल सी बात है, ओके। अब इसमें एक और ट्रिक याद करो, क्या है, पिंस। पिंस मतलब P स्टैंड्स फॉर पैरेलल, ओके। I स्टैंड्स फॉर इनकंसिस्टेंट और NS स्टैंड्स फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के अंदर सॉल्यूशन नहीं होता है और इसके लिए वो कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। बात पकड़ में आ गई, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या है। तो मैंने दोनों में से आपको बता दिया, आपको दोनों में से जो लर्न करना है कर लेना। पिंस याद करोगे तो अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो बाकी के दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अगर आप ये याद करते हो तो ऑटोमेटिकली ये इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना बच्चा। चलो तो अब सबसे पहले तो हम लोग A1 A2 निकाल के रख देते हैं। सो 3x - 2y = 12 को हम कंपेयर करेंगे ax + by a1x + b1y + c1 = 0 से, ठीक है बच्चों। तो a1 क्या है, 3, b1 क्या है, -2, c1, अब देखो बच्चा ये c1 अंदर है और ये बाहर है, अगर मैं इसको अंदर लाऊं तो +12 का क्या हो जाएगा, -12, तो c1 कितना हो गया, -12। बात समझ आई ना, ओके। नाउ सिमिलरली हम लोग यहाँ पे निकाल दो,
6x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। तो ये हो जाएगा A2 6, B2 माइनस 4 और C2 माइनस 20। ठीक है, ये अंदर आएगा तो इसके लिए माइनस 20। क्लियर हो गया। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। ओके, हम ये लिख देते हैं। अब इक्वल टू है नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा हम लोगों को। तो आइए, अब A1 अपॉन A2 दैट मीन्स 3 अपॉन A1 इज़ 3, ओके, एंड A2 इज़ 6। B1 इज़ माइनस 2, A2 इज़ माइनस 4 एंड C1 इज़ माइनस 12 एंड C2 इज़ माइनस 20। कटिंग कर लें, 1 ज़ा 2 ज़ा, ओके, माइनस माइनस कैंसल, 1 ज़ा 2 ज़ा, माइनस माइनस कैंसल, 1 ज़ा 5 ज़ा। ओके, सो अब बेसिकली क्या हुआ, ये इक्वल हो गया और ये नॉट इक्वल हो गया। ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। आप देखो ना, ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला तो पैरेलल लाइंस का है ना। ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, पैरेलल लाइंस का है। सो दिस कंडीशन इज फॉर पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस मैंने क्या बताया कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, सो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट या तो नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर होगा बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो रूट्स निकालने हैं। कोई इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है मेथड को लेकर, ठीक है, कि आपको फैक्टराइजेशन में जाना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जाना है या तो फिर क्वाड्रेटिक में जाना है। तो क्वाड्रेटिक ज़्यादा इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी नंबर है आगे और नंबर्स थोड़े से लार्ज हैं। ठीक है, तो इस बेटर कि हम लोग क्वाड्रेटिक में चले जाते हैं, वो आसान रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक के हिसाब से पहले तो इक्वेशन में लिख दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेते तो पता चल जाए a क्या है 8 है, b क्या है माइनस 22 है और c क्या है माइनस 21 है। ओके, तो पहले हम लोग d निकालेंगे। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो माइनस 22 स्क्वायर माइनस 4a की जगह 8 और c की जगह 21। 22 का स्क्वायर होता है 484। ओके, माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ा 32, 32 इंटू 21 अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 672। ठीक है, प्लस कर लें इसको हम लोग तो हमें मिल जाएगा 1156। ओके, तो डी आ गया हमारे पास। ओके, नाउ अब फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, चलिए, सो x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस 22। ठीक है, गलती मत करना, ये b जो है वो माइनस के साथ 22 है और ये फॉर्मूला की माइनस है इसलिए 2 माइनस लगेंगे। प्लस माइनस 1156 d की जगह पे 2 इंटू 8। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 22 प्लस माइनस। अब 1156 किसका स्क्वायर रूट है, 1156 देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। हालांकि एक और तरीका है, पहले ये बता देती हूँ। 2, ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, 7 ज़ा 14, 8 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 8 ज़ा 16, 9 ज़ा। अब ये 289 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब इतना तो लर्न होना चाहिए ना अपने को। ठीक है, 17 मतलब कि 2 का 1 करते हैं तो 2 का 1 मतलब 17 और यहाँ पे भी 2 का 1 मतलब 2, 17 2 ज़ा 34। तो ये 34 का परफेक्ट स्क्वायर है अपॉन 2 8 ज़ा 16। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कॉलम बना दिया हम लोगों ने। एक x इक्वल टू 22 प्लस 34 अपॉन 16 और एक x इक्वल टू 22 माइनस 34 अपॉन 16। बात समझ आई बच्चों? चलो, सो अब पहले प्लस कर लेते हैं हम लोग। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 56 अपॉन 16 और यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा माइनस 12 अपॉन 16। ओके,
सो 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4 14 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई बच्चों 7/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -3/4। ठीक है, तो रूट्स आपके पास आ गए 7/2 और -3/4। हो गया ना बच्चों, आया समझ में ना अच्छे से? चलो बढ़िया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 क्वेश्चन, ऐड 34 + 32 + 30 ... 10। ठीक है, तो इनको हमें सम करना है, प्लस करना है। सो बच्चों अब इनको प्लस करना है, तो यहाँ पर हमें SN निकालना है। ठीक है, इसमें A क्या है 34, D क्या है 32 - 34 दैट इज़ -2। लास्ट टर्म दिया हुआ है AN आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10। ठीक है, अब बेसिकली लास्ट टर्म दिया हुआ है SN निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? हमारे पास फॉर्मूला रहेगा SN = n/2 A + AN। लास्ट टाइम में तो हम ये लगा देते हैं ना A है AN है बट N नहीं है। अब रामबाण, ठीक है, चैप्टर 5 का रामबाण ये है कि आपको कभी भी SN में कोई भी चीज़ की कमी पड़ जाती है, A नहीं है N नहीं है D नहीं है, तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है AN वाला, nth टर्म वाला फॉर्मूला। वहाँ से आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, फिर आप SN में उसको लगा सकते हैं। तो AN = A + n-1D, पहले ये वाली फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे n निकालेंगे। तो AN कितना है 10, A 34 + n-1D कितना है -2। ओके, सो 10 - 34 इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया = n-1 × -2। ओके, कितना बचेगा -24 = n-1 -2। इस -2 को यहाँ नीचे लेके आओ, मल्टीप्लाई में है तो मैंने इसको डिवाइड में लेके आई = n-1 2 -2 1 ज़ा 2 12 ज़ा। सो 12 = n-1। इसको 1 को यहाँ शिफ्ट कर लूँ तो 12 + 1 = n। ठीक है, तो n कितना हो गया बच्चों 13 आ गया 13। चलिए, तो अब हम निकालेंगे SN। देखो SN का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, SN = n/2, ओके, 2A + n-1D, उसके साथ निकालोगे फिर भी आंसर निकलेगा। ये मत सुनो मैम ने क्या कर लिया, हमें तो ये पता है, आंसर दोनों से निकलता है। अब जब लास्ट टर्म दिया हुआ है तो इतना लंबा चौड़ा करने का क्या मतलब है, अपन इसको यूज़ कर सकते हैं ना, तो हम लोग यही वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। सो नाउ SN = n/2 A + AN। ठीक है, चलो वैल्यू सप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। S13 13/2, A की जगह 34 और लास्ट टर्म कितना है 10। 13/2 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 22 ज़ा। तो S13 क्या हो गया, S13 हमें मल्टीप्लाई करना है 13 × 22 को। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 13 × 22। ओके, सो 2 6 ज़ा, ओके, फिर से 6 8 2 कितना आया 286। सो SN is 286। ओके, सो फाइनली द सम ऑफ 13 टर्म्स of the given AP is 286। क्लियर हो गया ना बच्चों, आसान था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बच्चों 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB is a diameter of a circle, P 6,5 is the center of the circle and B 9,20 is one of the end points of the diameter, find the coordinates of the point A। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या दिया हुआ है, देखो सर्कल दिया हुआ है जिसके अंदर AB डायमीटर बोला है, P सेंटर कहा गया है। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6,5। ओके, A हमें निकालना है x1, y1 और B हमें दिया हुआ है 9,20। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए बच्चों, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हो ना, ऑलवेज गो फॉर द सेक्शन फॉर्मूला। क्या बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस कहाँ पे लगाना है, सेक्शन कहाँ पे लगाना है। तो मैं
शुरुआत से बोलती आ रही हूँ, जो जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैम ने कहा है कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हो या रेशियोज निकालने हो, ऑलवेज गो फॉर द सेक्शन फॉर्मूला। तो आइए सेक्शन फॉर्मूला में, अब देखो बच्चों हमें पता है ना कि सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, मतलब कि ये जो है ये 1:1 हुआ, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बट कौन सा, मिड पॉइंट वाला लगाएंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, px, y इक्वल्स टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आइए, सो px, y की वैल्यू दी हुई है 6,5, ओके। अब मैंने इसको x1 लिया है तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो x1 की जगह x1, बट ऑब्वियसली ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। x2 क्या है 9/2, y1 + y2 क्या है 20/2। चलिए, सो नाउ 6 = x1 + 9/2 और यहाँ पे 5 = y1 + 20/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, 12 = x1 + 9, 9 को यहाँ पे ले लिया, 12 - 9 = x1, तो x1 कितना आ गया 3, ठीक है, ओके। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 10, 10 = y1 + 20, 10 - 20 = y1, सो y1 = -10, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a x1 y1 की वैल्यू आ गई 3, -10, आंसर डन ना बच्चों, अच्छे से समझ आया, चलो ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं 40 का ऑप्शनल क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3,4 एंड 1, -3, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का हमें पॉइंट निकालना है। देखिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 3,4 और 1, -3, ओके। ये एक पॉइंट है 3,4, ये दूसरा पॉइंट हो गया 1, -3। यहाँ पे एक पॉइंट काट रहा है P और वो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर एक्स एक्सिस हो वर्ड लिखा हुआ तो आप उसके अंदर a,0 ले लेना, और अगर y एक्सिस हो बेटा तो यहाँ पे 0, a ले लेना। पता है मैंने पिछले 2-3 पेपर्स में ये चीज़ बता दी हुई थी, तो दोबारा बता दे रही हूँ मैं आपको ये चीज़, बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो कौन सा लोगे a,0, अगर यहाँ पे y एक्सिस लिखा होता तो क्या लिख देते 0, a, डन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a,0। अब क्या कह रहा है ये, दैट एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, मतलब कि ये डिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल है, ओके। सो ना बच्चों, अभी डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि PA = PB, ओके। अब PA = PB, तो इसका मतलब कि PA² = PB² होगा, ओके। नाउ सी बच्चों, अब PA के लिए ध्यान देना मैं क्या कह रही हूँ। PA के लिए जो मेरे पास A है 3,4, इसको मैं लूँगी x1 y1, और P जो है a,0, इसको मैं लूँगी x2 y2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर PB के लिए जो P की वैल्यू से a,0, इसको मैं लूँगी x1 y1, और जो B है 1, -3, इसके लिए मैं लूँगी x2 y2। अब बहुत सारे स्कूल में क्या कर लेते हैं ना, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 बता देते हैं, ठीक है। सही बात है, कोई गलत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बट क्या मेरा सिखाने का ऐसा है कि आपको फॉर्मूला एक ही लर्न होनी चाहिए। फिर कई बार बच्चे x3 y3 को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हम कहाँ लिखें, तो इट्स बेटर कि मैं ये चीज़ कहती हूँ कि बेटा तुम ना इक्वेशंस के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है उसको तुम अपने हिसाब से x1 y1 चूज़ कर लो, कि वो तुम्हारे आज़ादी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो आइए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ओके। अंडर रूट ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने PA का स्क्वायर किया हुआ है, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर में लिख देती हूँ, ओके।
सिमिलरली फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब कई बार ऐसे बोलते कि मैम हमें तो x1 माइनस x2 सिखाया, आप x2 माइनस x1 लिख देते। अब बच्चा क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर तो स्क्वायर है ना, ऊपर तो स्क्वायर है, इसके लिए कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। आप x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, नो चेंज। अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका रूट का स्क्वायर। ओके, नाउ सी बच्चा, अब क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट एंड ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, और ये वाला स्टेप आप ना भी दिखाओ ना बच्चों चलेगा एग्जाम में, मैं पहले बता दूँ, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आपको ये दिखाने की ज़रूरत है, ये तो मैंने समझा रही हूँ इसके लिए बता दिया, वरना ऐसा कुछ आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, ये स्टेप आप डायरेक्टली ले सकते हैं। चलिए, तो अब मैंने यहाँ पे पी ए है, पी ए के हिसाब से मैंने x2 क्या लिया था, a लिया था। सो a माइनस x1 क्या है 3 होल स्क्वायर, y2 क्या है 0 और y1 क्या लिया है 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे x2 क्या है 1 और x1 क्या है a, y2 क्या है -3 और y1 क्या है 0, ठीक है। नाउ अब बहुत सारे बच्चे क्या करके आएंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, मिडल टर्म खा जाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी बच्चों, ठीक है, खाना खा के जाना घर से। सो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, a माइनस 3 होल स्क्वायर है, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, अभी a माइनस 3 होल स्क्वायर, इसका मतलब कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाला मैच कर रहा है इसके साथ, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे, बट ये वाला तो लिखते ही नहीं है, फिर कहेंगे कि हमारा आंसर आया नहीं, या टीचर ने गलत चेक कर लिया, टीचर तो सही चेक करती है, आप गलत लिख देते हो, ठीक है। तो याद करना मिडल टर्म क्या है बच्चों, 2ab। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे की तरफ ध्यान दो थोड़ा, -2, a की जगह a, b की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर, डन। अब 0 माइनस 4 इज़ -4, ठीक है, तो क्या है -4 का स्क्वायर ही है, क्लियर, इक्वल टू, अब ये वाली इक्वेशन मैं नीचे लिख देती हूँ, मेरे पास स्पेस यहाँ पे नहीं है। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 1 इंटू a प्लस a स्क्वायर प्लस -3 -0 तो -3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। a स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6a प्लस 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 9। देखो बच्चों, अब a स्क्वायर कैंसल आउट, ठीक है, क्या बचा, -6a प्लस 16 प्लस 9 इज़ 25, ओके, 1 प्लस 9 इज़ 10, 10 माइनस 2a, सो देयरफॉर -6a प्लस 2a, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, 10 माइनस 25, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, -4a इक्वल्स टू -15, so therefore a is equals to -15 upon -4, माइनस माइनस कैंसिल, दैट्स इट, कुछ और हो नहीं सकता, तो a is equals to 15 upon 4, ओके। सो जो हमारे पास p जो था कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस कहाँ पे काट रहा है, तो वो काट रहा है 15 upon 4, 0 पे, ओके। सो द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 15 upon 4, 0। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर्स ऑफ द 2 सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है। अब किस शेप में है, फ्रस्टम शेप में है, ठीक है, तो ये रहा देखो बच्चों फ्रस्टम शेप, है ना, ओके ओके। अब देख लेते क्या क्या दिया हुआ है,
अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, हाइट 14 सेंटीमीटर। पूरा जो ये हाइट है ओके कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर्स ऑफ इस 2 सर्कुलर एंड्स, तो डायमीटर एक ये डायमीटर है D1 4 सेंटीमीटर और एक ये डायमीटर है नीचे वाला, ठीक है D2 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। सो बच्चों यहाँ पे डायमीटर D1 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस R1 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और डायमीटर D2 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ होता है ना, तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और हाइट तो आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन निकालना है अपने को, या वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग ग्लास, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है ये वाली फॉर्मूला है। चलो लगा देते हैं हम लोग। 1/3 पाई की जगह 22/7, हाइट 14, R1 2 स्क्वायर, R2 1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मतलब 2 इंटू 1, ठीक है ना बच्चों। चलिए 1/3 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 इंटू 22 इज़ 44, ठीक है। आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 इंटू 44 इंटू 4 + 1 5, 5 + 2 7, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। सो 44 इंटू 7/3, सो 44 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चा 308/3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 102.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब डिवाइड तो करने आता ही है ना अपने को। डन बच्चों, आया ना समझ में अच्छे से। हाँ सिंपल फॉर्मूला लगा के अपन को वैल्यू सप्लाई करनी थी, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट 42 क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पीटर थ्रोज 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो वो 2 डाइस को फेंक रहा है एक साथ, लाइक 2 डाइस हाथ में लिए, दोनों को एक साथ उसने थ्रो कर दिया, और उनका क्या क्या मल्टीप्लाई आ रहा है ना, ठीक है, वो पूरा लिखते जा रहा है। रैना थ्रोज अ डाई मतलब एक ही डाई वो थ्रो कर रहा है, एंड स्क्वायर्स द नंबर ऑब्टेन्ड, और जो उसको नंबर मिल रहा है उसका स्क्वायर कर दे रहा है। हु हैज़ द बेटर चांस टू गेट द रिजल्ट 25, तो इन दोनों में से किसका चांस अच्छा है 25 आने का या जल्दी आने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीटर जो है वो 2 डाई को थ्रो कर रहा है। अब जब 2 डाई थ्रो करेंगे तो पहले उसके आउटकम लिख दें हम लोग कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं वैल्यूज़ के आने के। आइए देखते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे आउटकम्स फॉर पीटर, ठीक है। पीटर के लिए क्या आउटकम्स आएगा, पीटर क्या कर रहा है 2 डाइस को थ्रो कर रहा है ना, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आउटकम कैसे निकालते हैं हम लोग 1,1, मतलब कि समझो कि फर्स्ट डाई में 1 आया, ठीक है। फर्स्ट डाई में 1 आया तो सेकंड डाई में क्या आ सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 एंड 6, है ना। क्या कर रही हूँ मैं 6। अगर फर्स्ट डाई में 2 आया तो सेकंड डाई में 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ऐसे करके पूरा टेबल ख़त्म कर लेंगे। सो बच्चों नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 नंबर एज अ प्रोडक्ट। तो अभी आप देखो कि प्रोडक्ट अब आप साफ साफ दिख रहा है 25 किसकी टेबल में आता है 5 5 25, तो एक ही चांस है ना 25 आने का। 25 और किसकी टेबल में आता है पहले तो तुम वो सोचो, किसी और की टेबल में आता नहीं है, सिर्फ 5 5 25 ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल एक ही चांस आ रहा है और टोटल ये कितने होते हैं 36 होते हैं,
ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 कितना आया 1/36 फॉर पीटर। अब सेम फॉर रैना। सो अब रैना ने क्या किया था याद है, उसने एक ही डाई थ्रो किया था और उसके नंबर्स जो आ रहे थे उसका स्क्वायर करता गया था। अब एक ही डाई थ्रो करेगा तो उसमें नंबर क्या सकते हैं 1 2 3 4 5 या 6। अगर इन सब का हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आंसर हमारे पास आउटकम्स क्या हो जाएंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25 और 36, ठीक है 25 आया। अब टोटल आउटकम कितने बच्चा 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6 हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 इज़ 1 अपॉन, एक ही बार आ रहा है 25, 1 अपॉन टोटल कितने हैं 6, ठीक है। तो ये हुआ रैना का। अब आप खुद सोचो बच्चों, ये 1/36 और ये 1/6, अगर आप 1/36 का डेसिमल निकालते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 0.0 समथिंग कुछ आंसर आएगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा लाइक 0.16, ओके 0.13 थे ऐसे कुछ आ जाएगा। तो बेसिकली आप देखो, ये कॉमन सेंस की बात है ना, अपॉन में नंबर ज़्यादा होता है तो डेसिमल बहुत लाइक 0.00 करके आ जाता है, और ये अपॉन में नंबर कम है तो डेसिमल जल्दी आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अपॉन में नंबर कम है तो चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अपॉन में नंबर कम है तो वो नंबर हमारे पास चांसेस ज़्यादा देगा हमारे फेवरेबल आउटकम की तरफ पहुंचने का। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा लॉजिक आपको बताऊं मैं। यहाँ पे 36 नंबर्स हैं, ठीक है, 36 में से 25 एक ही बार आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 6 नंबर हैं, तो 6 में से 25 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और 36 में से 25 आने के चांसेस बहुत कम होंगे। बात पकड़ में आई ना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम कहेंगे यहाँ पे कि रैना ओके, रैना इज़ बेटर देन पीटर, okay, because Rana has better chance to get result as 25, ठीक है बच्चों। ओके, सो सिंपल था, ठीक है। इन शॉर्ट आपको 2 क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछे गए और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, A game of chance consisting of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरो दिया हुआ है, किसी एक भी नंबर पे आके रुक जाएगा वो एरो, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। ये इक्वली लाइकली लाइक सबके पास सेम चांस है आने का। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब 8 कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 1/8, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 पॉइंट। तो 8 कितनी बार है पूरे सर्कल में, एक ही बार है, तो क्या हो जाएगा 1/8, बहुत सिंपल सी बात है। फिर सेकंड, एन ऑड नंबर, ओके। अब ऑड नंबर कौन सा है वो पहचानो। सो यहाँ पे ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7, 1 3 5 7, मतलब कि 1 2 3 4, ठीक, कितने हैं ऑड नंबर, 4 हुए। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, इस इवेंट को मैं बी नाम देती हूँ, ठीक है, और इस इवेंट को मैंने ए नाम दे दिया। सो 4/8 दैट इज़ 1/2, 50% चांसेस हैं हमारे पास, ओके। थर्ड नंबर, सॉरी दिखाई नहीं आपको, आई एम सॉरी, ठीक है। एंड ऑड नंबर 4 क्यों आ रहा है वो मैंने यहाँ पे बताया, ये तो क्लियर हो गया ना। 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7, तो 4 है इसके लिए 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ v इज़ 4/8 दैट इज़ 1/2। नाउ थर्ड, अ नंबर ग्रेटर देन 2,
अब 2 से ज़्यादा नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 नंबर हो गया ना। 1 तो गिनना नहीं है, 2 से छोटा है, 2 से ग्रेटर तो 3 4 5 6 7 8 होगा, मतलब कि कितने नंबर हो गए? 6 नंबर हो गए। सो इस इवेंट को सी नाम दे देती हूँ, ग्रेटर देन 2। कितने नंबर्स हैं? 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 6 नंबर्स। ओके, 6 आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज 6/8, दैट मीन्स 3/4। ओके, सो बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका अच्छे से, है ना, सब क्लियर हो गया ना, सारे के सारे पॉइंट्स। चलिए गुड, आई ट्राइड। फिर भी कुछ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ समझ में नहीं आया हो आपको इसके अंदर। और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, ठीक है। आई ट्राई टू अपलोड मैथ्स के पेपर्स का अच्छे से ना कवर अप हो जाए। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, आई एम विद यू एंड माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। ओके, आप बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे मार्क्स, ये मेरी दुआएं हैं। सो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चा।